वो तकरीबन सारी रात सो नहीं सकी। अजलान ने 10 बजे के करीब फ़ोन कर दिया। अभी उसके घर जाने की तैयारी हो रही थी। हुरिया ने दरवाज़ा तो खोल दिया था, पर वो किसी से बात नहीं कर रही थी। आप ही नाश्ता कर लें, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। माहम ट्रे में अंडा पराठा लेकर कमरे में दाखिल होते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ। वो चेहरा मोड़कर खफा लहजे में बोली, आप ही प्लीज़ ऐसा मत करें। अब्बू ने कुछ सोच कर ही ये फैसला किया होगा। माहम ट्रे को टेबल पर रखकर उसके पास ज़मीन पर बैठते हुए बोली। वो खामोश ही रही। हुरिया, अब फैसला हो चुका है। अच्छा होगा कि तुम इसे कबूल कर लो। ये बेफजूल के नाटक करने बंद करो। वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, जो चाहती थी वो मिल रहा है। अतिया कमरे में दाखिल होते हुए तंजिया अंदाज में बोली, आप सब ने फैसला मंजूर कर लिया ना, अब प्लीज़ कमरे से जाएं मेरे आप लोग। वो ऊंची आवाज़ में बोली। कमरे के सामने से गुजरते अमीन साहब रुके। हुरिया की आवाज़ सुनकर वो उसके कमरे में दाखिल हुए। तुम दोनों नीचे जाओ, मुझे हुरिया से अकेले में बात करनी है, वो उन दोनों को इशारा करते हुए बोले। वो दोनों कमरे से चली गईं। अब कमरे में सिर्फ हुरिया और अमीन साहब थे। हुरिया ज़मीन पर घुटनों पर सर दिए बैठी थी। हुरिया, बेटे उठो, बेड पर बैठो। वो बेड पर बैठते हुए बोले। हुरिया बिना कुछ बोले उठी और उनके पास बैठ गई। मैं मानता हूँ, शुरू दिन से मैंने अपनी बेटियों के साथ निहायत गलत बर्ताव रखा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम चारों को हमेशा मैं नज़रअंदाज करता रहा। मैं ये भी मानता हूँ कि असद के साथ तुम्हारी शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला था। मैं शायद एक बाप के फ़राइज़ अदा करने में बुरी तरह से फ़ेल हो गया। अमीन साहब नीचे ज़मीन को देखते हुए बोल रहे थे। ऐसा मत बोलें अब्बू, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे वालिद हैं। हुरिया आज पहली बार अपने बाप के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर फ़ौरन बोल उठी। वो कहाँ ये सब बर्दाश्त कर सकती थी। हुरिया, तुम्हें पता है, मैंने हर पहलू से सोच समझ कर तुम्हारी दूसरी शादी करने का फ़ैसला किया है। जिस तरीके से असद ने इल्ज़ाम तराशी करके तुम्हें छोड़ा है, इसके बाद जो भी बाहर से रिश्ता आएगा वो कभी ये सब कबूल नहीं करेंगे। अमीन साहब ने बोलते हुए हुरिया की तरफ देखा। अब्बू, क्या आपको भी लगता है कि मैं बद के इसके आगे हुरिया से बोला भी ना गया। नहीं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। वो उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले, तो आपने अजलान को ही क्यों चुना? आप जानते हैं, पहले ही सारे ख़ानदान में बातें हो रही हैं, ऊपर से अगर अजलान से ही शादी कर लूँगी तो सारे इल्ज़ाम सच साबित हो जाएंगे। वो अपने खदशात बयान कर गई जो रात से उसके दिमाग में घूम रहे थे। जिस लड़के के साथ मैं तुम्हारी अब शादी करवा रहा हूँ ना, वो इस काबिल है कि तुम्हारे किरदार पर लगा हर दाग मिटाएगा। देखना, एक दिन तुम खुद मुझसे आकर बोलोगी कि अब्बू, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। तो क्या तुम अपने अब्बू पर भरोसा करके अपनी ज़ात के हवाले से मेरा आखिरी फ़ैसला कबूल नहीं कर सकती हो? वो पुरुम्मीद नज़रों से उसकी तरफ देखकर बोले। हुरिया ने आंखें बंद करके लंबा सांस लिया और हाँ में गर्दन हिलाई। शुक्रिया मेरी बच्ची। अमीन साहब बोल कर उठ खड़े हुए और उसके सर पर दोबारा हाथ फेरकर अपनी आंखें साफ करते कमरे से निकल गए। हुरिया की हाँ ने उनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। उस वक्त अमीन साहब, बुशरा बेगम, आसिफ और अतिया रशीद साहब के घर पहुंच चुके थे। अजलान ने उन्हें हॉल में बिठाया। वो चारों कुर्सियों पर बैठे थे। माजिदा बेगम भी साथ ही कुर्सी पर बैठ गई। सदफ ने उन्हें पानी दिया। अजलान वहीं पास पड़ी चारपाई पर बैठा था। सदफ भी वहीं आ गई थी। आप सब जानते हैं हम यहाँ पर किस हवाले से बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमीन साहब ने बात का आगाज़ करना चाहा। जी, जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कल से हमारे घर में यही तमाशा लगा हुआ है, तो मज़ीद वक्त ज़ाया करने से बेहतर है हम तारीख तय कर लें। माजिदा बेगम संजीदा लहजे में बोली। बुशरा बेगम ने अमीन साहब को देखा। देखें भाभी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती। अमीन साहब अभी बोल रहे थे कि माजिदा बेगम ने टोक दिया। देखें, आप जो बात करने आए हैं वही कीजिए। आप माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, फिर मैं कुछ बोलूँगी तो बात बिगड़ जाएगी। तो अच्छा है इन बातों को एक साइड पर रख कर रिश्ते की तारीख तय कर लें। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लंबी चौड़ी शादी करें, तो अच्छा होगा अगर इस जुमे को छोटा सा फंक्शन हो जाए बस। माजिदा बेगम उन्हें टोकते हुए बोली। सब ने एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखा। पर इतनी जल्दी कैसे होगा सब? आज तो बुध है, बुशरा बेगम बोली। अगर अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करनी है तो जुमे को ही होगी, वरना नहीं होगी, माजिदा बेगम सख्त लहजे में बोली। पर अम्मी, अजलान उठकर उनके पास आते बोला। ठीक है, तो तय हुआ, जुमे को ही शादी होगी, अमीन साहब बोले। कुछ पल के लिए माजिदा बेगम चुप हो गई। कुछ सोचकर दोबारा बोली, मेरी कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहले ही शादी एक दिन बाद रखकर आपकी शर्त मान तो ली है।
عطیہ تیز لہجے میں بولی، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہ شادی ہو تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کا ایک بھی پیسہ نہیں چاہیے۔ اپنی بیٹی کو 2 جوڑوں میں روانہ کریں گے۔ دوسری شرط، شادی کے بعد امین صاحب اور بشرا بیگم میرے گھر تاعمر قدم نہیں رکھیں گے۔ آپ کی بچیاں آ سکتی ہیں پر آپ دونوں کا آنا منع ہے۔ انہوں نے ایک اور پانسا پھینکا، کیا پتہ اب انکار کر دیں۔ تائی آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ عطیہ غصے سے بولی، امی یہ سب کیا بول رہی ہیں آپ؟ صدف ان کے پاس آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ماجدہ بیگم نے اسے گھورا، مجھے منظور ہے۔ امین صاحب جو کافی دیر سے ماجدہ بیگم کی عجیب شرطوں کو سن رہے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ وہ بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی بولے، ابو؟ عطیہ حیرانگی سے بولی، مجھے آپ کی ایک ایک شرط منظور ہے۔ مبارک ہو، رشتہ طے ہو گیا۔ آپ بارات کو جمعے والے دن لے آئیے گا۔ امین صاحب ہلکا سا مسکرا کر بولے۔ ماجدہ بیگم اب کیا بولتی، چپ سی ہو گئیں۔ میں مٹھائی لے کر آتی ہوں، صدف خوشی سے بولتی کچن کی طرف پلٹی۔ وہاں پر اب ماحول خوشگوار ہو گیا تھا، سب کافی دیر تک وہاں بیٹھے چیزیں ڈسکس کرتے رہے، پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ امی یہ سب کیا تھا؟ اذلان ان کے جاتے ہی ماجدہ بیگم سے مخاطب ہوا، میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا اور تم خوش ہو جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب تیاری کرو۔ وہ بول کر اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اذلان تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدف ماجدہ بیگم کو جاتے دیکھ کر بولی۔ اذلان نے لمبا سانس لے کر ہوا کے سپورٹ کیا اور گردن ہاں میں ہلا دی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب حامد ارسم کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اذلان نے جیسے ہی اسے فون کیا، وہ اگلی ہی بس کی ٹکٹ لے کر صبح یہاں پہنچ گیا تھا۔ اوہو حامد، دیکھ ذرا، اس کے چہرے کی تو آج مسکراہٹ ہی بدلی ہوئی ہے، آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے بچپن کی محبت کو آخر اپنے نام کرنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ارسم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اذلان نے برش پکڑ کر اپنے بال سیٹ کیے۔ اوہ نہیں تو کیا ارسم بھائی، اپنے کبھی بھائی کو یوں اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ دیکھو کتنی دیر سے لگے ہیں پر بال ہیں کہ سیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حامد نے بھی حصہ ڈالا۔ تم دونوں میرا سر کھانے کی بجائے جا کر باقی سب کو دیکھو تیار ہوئے یا نہیں۔ اذلان نے برش ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو سب تیار ہیں، بس ہمارے دلہے کی ہی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی۔ جگر تو جتنا مرضی تیار ہو جا، مجھے یقین ہے بھابھی کے سامنے پھیکے ہی لگو گے۔ ارسم اس کے کندھے پر تھپکی دیتے بولا، اس کے سامنے خوبصورت دکھنا کون چاہتا ہے؟ اس کے سامنے تو پھیکا ہی رہوں گا میں۔ وہ ایک ادا سے کہتا مسکرایا تھا۔ اوہو اتنی محبت؟ حامد اور ارسم دونوں ساتھ میں بولے۔ بھائی امی بول رہی ہیں اگر باتیں ختم ہو گئی ہوں تو آ جائیں۔ کرن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا ہوا، منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ حامد کل سے اس کے لہجے کو نوٹ کر رہا تھا، کیونکہ میرا منہ ہی ایسا ہے۔ اب آپ آ جائیں، وہ بدتمیزی سے کہتی باہر نکل گئی۔ یہ الگ ہی نمونہ ہے، حامد اس کے جاتے بولا۔ حامد، اذلان نے اسے ٹوکا تھا۔ تینوں ایک ساتھ باہر آئے۔ کچھ رسموں کے بعد وہ لوگ امین صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں تیار اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس آئینے میں دکھا۔ وہ آج بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کچھ مہینے پہلے کا منظر لہرایا۔ وہ تب کتنی خوش تھی، کتنی امیدیں لگا کر اس نے شادی کی تھی۔ آج سب اسے بے معنی سا لگ رہا تھا۔ یہ کپڑے، جویلری، اتنا میک اپ، سب دیکھ کر اسے گھٹن سی ہو رہی تھی۔ وہ پلٹی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو اس نے صاف کیا۔ آپی، اذلان بھائی کے گھر والے آ گئے ہیں، ماہم کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی بولی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن پر افرحہ نے زبردستی مہندی لگائی تھی۔ ماہم اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی جس کا جواب وہ صرف ہاں یا نہ میں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں امین صاحب نکاح خواں کو لے کر آئے۔ ان کے پیچھے افرحہ اور بشرا بیگم بھی تھیں۔ نکاح خواں نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ جب اس نے کہا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، حوریہ کی آنکھیں دھندلی ہوئیں۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی دن کا منظر لہرایا جب اس نے نکاح قبول کیا تھا۔ حوریہ بیٹے بولو۔ وہ کچھ پل نہ بولی تو امین صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ جیسے ان بری یادوں کے حصار سے باہر نکلی اور پلکیں جھپکائیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی مہندی لگے ہاتھوں کو بھگو گئے۔ قبول ہے، اس نے گردن ہاں میں ہلا کر کہا۔ نکاح خواں نے 2 مرتبہ مزید پوچھا۔ اس نے پھر سے قبول ہے کہا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سائن کیے۔ اللہ پاک تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ اس کے سائن کرتے ہی امین صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ امین صاحب نکاح خواں کے ساتھ نیچے آ گئے۔ ان کے جاتے ہی بشرا بیگم کے گلے لگ کر وہ خوب روئی۔ اب نکاح خواں اذلان کے پاس بیٹھا نکاح پڑھا رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو قبول ہے یہ نکاح،
तो अजलान कुछ पल के लिए चुप हुआ। यही लम्हात वो कई बार ख्वाब में देख चुका था। आज जब वो सब सच हो रहा था तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। बेख्तियार उसकी आंखें हल्की सी नम हुई और उसने उसी कैफियत के हिसार में कबूल है कि अल्फाज बोले। तीसरी दफ़ा बोलते ही एक आंसू उसकी आंख से बहा। आज उसने अपनी बचपन की मोहब्बत को अपने निकाह में लिया था। वो उन सालों में किस किस कैफियत से गुजरा था सिर्फ वही जानता था। उसने कितनी दफ़ा खुद को बेबस पाया था, कितनी ही दफ़ा वो अपने रब के हजूर झुककर अपनी मोहब्बत को मांगता रहा था। और आज उसके रब ने उसकी मोहब्बत को उसके निकाह के मजबूत बंधन में जोड़कर उसे अता कर दिया था। निकाह के बाद वो सबके गले लगकर मुबारकें वसूल कर रहा था। निकाह के बाद खाना लगाया गया। क्योंकि ये एक छोटा सा फंक्शन था तो हुरिया को स्टेज पर नहीं लाया गया। माजिदा बेगम ने वहाँ किसी से बात नहीं की और किरण उनके साथ ही रही थी। बहन की शादी मुबारक हो, वो मिठाई का टुकड़ा पकड़ते हुए अफराह को बोला, जो सबको मिठाई बांट रही थी। आपको भी आपके भाई की शादी मुबारक हो। वो संजीदगी से बोली, अच्छी लग रही हो। हामिद साहब, आप अब मेरी बहन के देवर हैं तो अच्छा है कि अपनी हद में रहें। मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, हटें। वो बोलकर आगे बढ़ गई। हामिद बस उसे जाते देखता रहा। कई महीनों से वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो हर बार उसे इग्नोर करके चली जाती। कुछ देर बाद हुरिया की रुखसती हो गई। वो सब 8 बजे के करीब अपने घर पर पहुंचे थे। वो सब घर पहुंच गए। मोहल्ले की काफ़ी औरतें वहां जमा थीं। माजिदा बेगम ने घर में दाखिल होते ही बिना कोई रस्म अदा किए अपने कमरे का रुख किया और अंदर बंद हो गई। अजलान ने सदफ को इशारा किया। उसने जल्दी से रस्में अदा की और हुरिया को कमरे में ले गई। मोहल्ले की औरतें भी अपने घरों को चल दें। कल वलीमे के लिए रुक जाता, वलीमा अटेंड करके चला जाता। अजलान अरसम को बस स्टॉप पर छोड़ने आया था। यार तुझे पता तो है अभी तो साल भी नहीं हुआ, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ मेरी भी 4 ही छुट्टियां रह गई हैं। एप्लीकेशन भी दी थी पर रद्द हो गई। चल ठीक है, वहाँ पहुंचकर फ़ोन करना। अजलान उसके गले लगकर बोला। अरसम बस में बैठ गया। अजलान ने भी घर की राह ली। वो माजिदा बेगम की वजह से काफ़ी परेशान था। अम्मी कमरे से निकलीं? वो किचन में खड़ी सदफ के पास आकर बोला, नहीं अभी तक तो नहीं। मैंने काफ़ी बार दरवाज़ा खटखटाया है पर कोई जवाब नहीं। अम्मी ने किरण को बस अंदर आने दिया था। सदफ कबाब को फ्राई करते हुए बोल रही थी, मैं देखता हूँ। अजलान बोलकर माजिदा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। अम्मी दरवाज़ा खोलें। वो दरवाजे को खटखटा कर बोला पर आगे से कोई जवाब नहीं। वो काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा पर माजिदा बेगम या किरण किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अजलान, अभी रहने दो, सुबह बात कर लेना। ये खाना हुरिया के लिए लेकर जाओ। सदफ एक ट्रे अजलान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अच्छा। अजलान ने गर्दन हाँ में हिलाई और ट्रे पकड़ ली। अगर अम्मी दरवाज़ा खोल दें तो मुझे बुला लेना उसी वक्त, मुझे बात करनी है। वो दरवाजे को देखकर बोला, अच्छा बुला लूँगी मेरे प्यारे भाई, अभी फ़िलहाल तुम अपने कमरे में जाओ। सदफ हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। अजलान अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। ये बाजी ने कबाब भेजे हैं, खा लें। वो ट्रे साइड पर रखते हुए बोला। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हुरिया चेंज करके बेड पर आराम से बैठी थी। वो चलता हुआ बेड के करीब आया। मैंने बोला था ना कि इनकार कर दें, क्यों नहीं किया? क्यों मुझे इस अनचाहे रिश्ते में बांध दिया? मेरी ज़िंदगी पहले क्या कम बर्बाद थी जो मज़ीद बर्बाद करने के लिए शादी कर ली? वो बेड से नीचे उतरते हुए गुस्से से बोली। अजलान पहले ही सब के लिए तैयार था। वो जानता था हुरिया इस रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं करेगी। वो जिन हालात से गुजरी थी, इतनी जल्दी वो दोबारा किसी पर भी एतबार नहीं कर पाती। और अजलान को अब उसका भरोसा जीतना था। ये बड़ों का फैसला था जो हमें मानना पड़ा। वो हाथ बांध कर बोला, बड़ों का फैसला? मैं सब जानती हूँ। ये सब आपका किया गुजरा है। आपने मेरी ज़िंदगी इतनी तंग कर दी कि जिस इंसान की वजह से मेरा किरदार मशकूक बनकर रह गया, मुझे उसी से शादी करना पड़ी। वैसे अच्छा प्लान बनाया था, मेरी शादी भी ख़त्म करवा दी। मेरे अब्बू को इस तरह अपने जाल में फंसाया कि उन्होंने मेरी शादी आपसे कर दी। वो गुस्से में न जाने क्या क्या कुछ बोल रही थी। अजलान ज़ब्त से सब सुन रहा था। बताएं ये सब क्यों किया? वो उसे कुछ ना बोलते देख कर बोली, हुरिया, मैं आपको अपने ऊपर लगाए इल्ज़ाम की कोई सफाई पेश नहीं करूँगा। आने वाले वक्त में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जान जाएंगी आप सब कुछ। अभी फ़िलहाल आप कुछ खा लें। वो हल्का सा मुस्कुराया और अलमारी की तरफ बढ़ा। हुरिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं, आप क्या सफाई पेश करेंगे? जबकि आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं। वो तंजिया अंदाज में बोलकर बेड पर कंबल लेकर लेट गई। वो कपड़े बदलकर बेड की दूसरी साइड पर आ लेटा। हुरिया सो चुकी थी। वो बेमकसद छत को घूर रहा था, फिर पलटकर हुरिया की तरफ देखा।
बताने को तो मैं असद की सारी सच्चाई बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो, हमारे इस खूबसूरत रिश्ते पर यकीन करो। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ भी कर सकता था, पर तुम उस पर भरोसा ना करती। सबसे पहले तुम्हारे अंदर की महरूमियों को भरना होगा। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोच रहा था। हमेशा जिस चेहरे को उसने नज़र भर कर नहीं देखा था, आज वो उसके रूबरू था, और जो बात उसे सरशार कर रही थी वो ये थी कि वो उसके निकाह में थी। वो तो इतना सोचकर ही मुतमईन था कि अब से हमेशा अपने नाम के साथ उसका नाम लगाएगी। वो अब उसकी बीवी कहकर पुकारी जाएगी। यूं ही उसको तकते तकते वो कब नींद की वादियों में चला गया, उसे पता ही ना चला। सुबह का आगाज़ मस्जिद से आती खूबसूरत अजान से हुआ। अजलान की आंख खुली, उसने इर्द गिर्द देखा। तभी हुरिया नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लिए वॉशरूम से निकल रही थी। सामने एक टेबल से जाए नमाज उठाकर उसने ज़मीन पर बिछाई और नमाज अदा करने लगी। अजलान वज़ू करके कमरे से बाहर निकला। हामिद पहले ही दरवाजे पर खड़ा था। वो दोनों इकट्ठे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करने चले गए। 9 बजे के करीब अलीना, अफराह, माहम और आसिफ नाश्ता लेकर आए। सदफ नाश्ता लगा रही थी और साथ में बातें भी कर रही थी। अजलान हामिद के साथ वलीमे का इंतज़ाम देखने के लिए चला गया। आपी, मैंने आपको बहुत मिस किया। हुरिया माहम हुरिया के गिर्द बाहें लपेटते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उस वक्त वो सब ज़मीन पर चटाई बिछाकर नाश्ता कर रहे थे। माहम हुरिया के साथ वहीं बैठ गई। अफराह सदफ के साथ चीज़ें निकाल कर रख रही थी। भाभी, अजलान भाई ने कहा है कि उनकी ब्लैक शलवार कमीज़ प्रेस करवा दें। अरे वाह, हलवा पूरी, हामिद घर में दाखिल होते हुए बोला। हामिद ने किरण को 2 शॉपर पकड़ाए और हलवा पूरी देखकर वहीं बैठ गया। नदीदे, सबर कर, अजलान को तो आने दे, सदफ ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। ताई जी ने नाश्ता नहीं करना? हुरिया ने कल से उन्हें देखा भी नहीं था। उसकी बात पर एक पल के लिए खामोशी फैली हर तरफ। उनकी तबीयत तो ठीक है, मैं देख लूं। वो अपनी जगह से उठने लगी। आप बैठी रहें, मैं देखता हूँ। अजलान घर में दाखिल होते हुए हुरिया की बात सुन चुका था, तो वो फौरन बोला। वो कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। हुरिया वहीं बैठ गई। अजलान सबको देखकर माजिदा बेगम के कमरे में गया। अम्मी, वो उनके पास खड़े होकर बोला। माजिदा बेगम जो कि बेड पर बैठी हुई थी, उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। अम्मी, चलें, नाश्ता कर लें। उसने उनका हाथ पकड़ कर कहा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर कर लो। वो हाथ झटकते हुए बोली। आपके बगैर तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। वो उनके पास बेड पर बैठकर लाड से बोला। वो वैसे ही बैठी रहीं। अम्मी, जानता हूँ मैं, आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, पर अब तो शादी हो गई है ना, तो क्या आप हुरिया को अपनी बहू कबूल नहीं करेंगी? वो उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर बोला। तुम्हें शादी करनी थी ना, कर ली। अब उसे बहू मानूं या ना मानूं, ये मेरी मर्जी है। माजिदा बेगम सर्द लहजे में बोली। अम्मी, आपने उस दिन शादी की इजाज़त दे तो दी थी, फिर अब क्यों मूड ऑफ है आपका? वो नासमझी से बोला। अजलान, फ़िलहाल जाओ यहाँ से तुम। वो सख्त लहजे में बोली। अम्मी, मेरे लिए हुरिया और आप दोनों अहम हैं। मैं अपनी माँ को मज़ीद नाराज़ नहीं रहने दूंगा। चलें, मेरी खातिर ये नाराज़गी छोड़ दें। एक दफ़ा दिल बड़ा करके सब अपनाएं। वो उन्हें अपने हिसार में लेते हुए बोला। माजिदा बेगम बेड से उतरी और चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकली। अजलान ने शुक्र अदा किया कि वो मान गई। वो भी उनके साथ ही बाहर निकला। सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। सब ने खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। इसके बाद वलीमे का फंक्शन भी खुशी खुशी गुजरा। रस्म के मुताबिक हुरिया को अपने घर जाना था, पर माजिदा बेगम के इनकार पर वो घर वापस आ गई। सदफ अपने शोहर के साथ वापस चली गई थी। हुरिया फ्रेश होकर कमरे में आई तो सामने अजलान सिंगल सोफे पर बैठा, गोद में लैपटॉप रखे कोई मेल कर रहा था। क्या ये शादी ताई जी की मर्जी से नहीं हुई? हुरिया, जो कल से उनका रवैया नोट कर रही थी, आकर बोली। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? वो अपनी नज़रें लैपटॉप से हटाकर सामने शीशे के पास खड़ी हुरिया पर डालते बोला। मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि किसी के रवैये को नोट ना कर सकूँ। कल से उनका बदला बदला रवैया नोट कर रही हूँ। वो तंजिया अंदाज में हंसकर बोली। कुछ महीनों पहले होने वाले वाक़ये की वजह से अम्मी नाराज़ हैं। उनकी पूरी मर्ज़ी शामिल नहीं है। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो ज़्यादा देर ऐसे नहीं रहेंगी। बहुत जल्द वो सब भूल जाएंगी। वो लैपटॉप पर उंगलियां तेजी से चलाते हुए बोला। अच्छा, चलें, ठीक है, माना वो राजी नहीं थी, पर आपकी क्या मजबूरी थी जो मुझ जैसी आम सी शक्लो सूरत की और तलाक याफ्ता लड़की जिसके किरदार पर वाज़े निशान हो, शादी करने की कोशिश की? ऐसी लड़की से शादी की? क्या पता मेरा किरदार
اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اذلان اس کا نم لہجہ نوٹ کر چکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور لیپ ٹاپ صوفے پر رکھا، قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ صحیح کہا، مجبوری تو تھی، بہت بڑی لیکن بہت خوبصورت مجبوری تھی۔ کسی دن فرصت کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو۔ آئندہ میں کبھی آپ کے منہ سے کردار اور طلاق والے جملے نہ سنوں۔ خود پر ترس کھانا بند کریں، خود کے لیے نہ صحیح، کسی اور کے لیے آپ قیمتی ہو سکتی ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پکڑ کر اس کے کان کے پیچھے کرتا سنجیدہ انداز میں بولا۔ حوریہ ایک پل کے لیے ٹھہر سی گئی۔ پرسوں میں اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، جاتے وقت آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، کچھ دن رہ کر آ جائیے گا۔ وہ پلٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ حوریہ اسے اگنور کرتی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک منٹ بھائی، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ پورے ہوش و حواس میں بولیں۔ میں نے شاید غلط سن دیا، سحر اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج ولیمہ تھا۔ مجھے بھی محلے کے ایک لڑکے نے بتایا۔ اسد عام سے لہجے میں بولا۔ کیا بکواس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کے کہنے پر کیا کچھ نہیں کیا، اور اب کیسے اس نے اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر لی؟ مجھے تو ایسے انکار کر کے گیا تھا جیسے ساری زندگی شادی نہیں کرے گا۔ وہ پاس پڑے گلدان کو زمین پر پھینک کر بولی۔ اس کو اپنا دماغ بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے پتا ہوتا تو شادی روکنے کی کوشش کرتا، پر سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ نہیں، میں اس کا قتل کر دوں گی۔ وہ کب سے موقع کا انتظار کر رہی تھی، اور اس حوریہ کی وجہ سے مجھ سے میری خوشیاں چھن گئی۔ وہ ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزوں کو ہاتھ مار کر زمین پر گراتے ہوئے چیخی تھی۔ مریم بیگم اتنا شور سن کر اس کے کمرے میں آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندر سب کچھ بکھرا ہوا دیکھ کر بولی۔ اسد ایک طرف کھڑا تھا۔ نہیں، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بول کر زمین پر بیٹھی اور پرفیوم کی بوتل کا ٹوٹا ہوا کانچ پکڑا۔ اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ سمجھ آتی اور وہ اسے روکتے، اس نے اپنی دائیں کلائی زور سے کاٹی۔ خون اس کی کلائی سے فوارے کی صورت سے نکلا اور زمین پر بہنے لگا۔ سحر پاگل ہو گئی ہو؟ اسد چیختا ہوا اس کے پاس آیا اور کانچ کا ٹکڑا زمین پر پھینکا۔ جلدی سے رومال نکال کر اس کی کلائی پر باندھا۔ بھائی، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اسد اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر گھبرایا۔ مریم بیگم تو غائب دماغی سے جیسے ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسد نے بنا وقت ضائع کیے اسے اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے کر بھاگا۔ مریم بیگم بھی اس کے پیچھے بھاگی۔